की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम। आपको जानकारी दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आज दरअसल बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में ही मौजूद होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। वो शामिल होंगे। रविवार को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक भी होने जा रही है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम की ये बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और आपको जानकारी दें कि कल दरअसल शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे सीएम, जहां नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में वो शामिल होंगे और रविवार को एनडीए शासित राज्यों के सीएम और उप मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। तो दिल्ली के दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्री, आपको जानकारी दें कि जलवायु परिवर्तन मंत्री यहां भूपेंद्र यादव से उन्होंने भेंट की है। सीएम ने प्रदेश में वन इलाके के विकास, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर की है विस्तृत चर्चा। तो सीएम का यह दौरा काफी अहम है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जब मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात उन्होंने की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनसे भेंट उन्होंने की और दिल्ली के दौरे पर है सीएम भजनलाल शर्मा और कई महत्वपूर्ण बैठक दरअसल होने जा रही है। इसी कड़ी में गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने जा रही है नीति आयोग की, उसमें भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इस बीच उन्होंने मुलाकात की मंत्री भूपेंद्र यादव से। और इस बीच मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली का दौरा है वीरेंद्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, कल दिल्ली पहुंच गए थे और आज क्योंकि नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, इस बैठक में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आपको मनी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो आज दिल्ली दौरे पे हैं और इसके साथ ही अगर बात की जाए उनके कार्यक्रम की तो लगभग जो कह सकते हैं कि 8:45 पे वो भारत मंडपम पहुंचे हैं और उसके बाद जो है 8:45 से लेकर शाम को 4 बजे के करीब जो है नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिलिंग की जो बैठक है उस बैठक के अंदर शामिल होंगे और उसके बाद जो है भारत मंडपम से जो है जो कह सकते हैं जोधपुर हाउस है वो पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो रात्रि विश्राम की, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो जोधपुर हाउस में ही जो कह सकते हैं कि रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद अगर 25 मई की बात की जाए तो 25 मई को सुबह 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो है एक बैठक आयोजित की जाएगी और उसके अंदर किस तरीके से जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को जो कह सकते हैं कि धरातल पर उतारना है या फिर अन्य जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर विस्तृत चर्चा है वो की जाएगी। इसके बाद जो है लगभग जो कह सकते हैं कि दोपहर के 3:15 पे द अशोक होटल है नई दिल्ली में, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे और उसके बाद 3:25 पर जोधपुर हाउस के लिए रवाना होंगे। यानी कुल मिलाकर जो ये कार्यक्रम है जो काफी महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान के लिहाज से तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके साथ भूपेंद्र यादव के साथ उनके द्वारा मुलाकात की जाती है और राजस्थान के विषय के अंदर जो है उनसे काफी देर तक वार्तालाप होती है, चर्चा होती है और उसके अंदर राजस्थान को पर्यावरण की दृष्टि से किस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो नए आयाम है वो स्थापित किए जाए, इसको लेकर यहाँ पर मंथन किया गया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कई ऐसी जो कह सकते हैं केंद्र की जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात करके जो कह सकते हैं चर्चा करेंगे और साथ ही राजस्थान के जो कह सकते हैं कि विकास के लिए 2047 का जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो विजन रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का जो भारत का विकसित देशों के अंदर लाने का जो एक विजन रखा है, उस विजन को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए इसको लेकर जो है एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, तो ये उप दौरा कितना मुख्यमंत्री अहम हैं, है और इस उनके दौरे साथ से जो जुड़ी है जानकारी मुलाकात वीरेंद्र आप करेंगे। दे और रहे थे, तो क्योंकि आज काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है गवर्निंग काउंसिल की, नीति आयोग की, इस बैठक से जुड़ी अपडेट भी आप दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, चूरू से सामने आ रही है। बीजेपी विधायक हरिलाल सहारण को कोर्ट से झटका लगा है। 10वीं की फर्जी मार्कशीट प्रकरण में झटका लगा है। कोर्ट ने कई धाराओं में दोषी उन्हें माना है।
2015 में फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। जिला प्रमुख रहते सहारण जेल जा चुके हैं। नामांकन पत्र के साथ फर्जी अंक तालिका और शपथ पत्र लगाया गया था और पुलिस जांच में 10वीं की मार्कशीट फर्जी पाई गई। आगामी 30 मई को दोबारा कोर्ट में इस मामले को लेकर होगी सुनवाई। तो चूरू के विधायक हैं हरलाल सहारण, जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वित्तीय साल 2025 से 26 में एक बार फिर भजनलाल सरकार ने हजारों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने हजारों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि फैसला उन कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा जो 5वें और 6ठे वेतनमान के तहत आते हैं। सीएम ने पिछली बार वित्तीय साल 2025 से 26 की शुरुआत में 1 अप्रैल को 2% डीए बढ़ाने का ऐलान किया। हालांकि सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। और आगे बढ़ लेते हैं। बारां के अंता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को आपराधिक मामले में 3 साल की सजा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनको बर्खास्त कर दिया है। 20 साल का लंबा इंतजार, अब विधायक नहीं रहे कंवरलाल। 23 दिन तक चला सियासी संग्राम, आखिरकार कंवरलाल हुए बर्खास्त। कहते हैं लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि है, इसके आगे किसी की नहीं चलती, चाहे आप सांसद हों, विधायक हों या कुछ और आज कंवरलाल मीणा को ये बात अच्छी तरह पता चल गई होगी, क्योंकि 20 साल पहले की गई दबंगई की सजा उन्हें आज मिली है, जब उनकी विधायकी चली गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी। कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने आपराधिक केस में 3 साल की सजा हुई थी। 2 दिन पहले ही मीणा ने सरेंडर किया था, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था। मीणा ने सजा के खिलाफ पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिल पाई थी। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका अध्ययन होना और उसके लिए राय मांगना, यह एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक अध्यक्ष का दायित्व बनता है। पहले भी अध्यक्षों ने ली है और चूंकि इसमें निर्णय लेने से पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होती है, उस प्रक्रिया के तहत मैंने एजी से राय ली और एजी राजस्थान विधानसभा या किसी भी विधानसभा का वह कानूनी सदस्य होता है और उसकी राय ली गई और जैसे ही राय आई तत्काल निर्णय किया गया। वहीं सजा याफ्ता कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई है, इसका क्रेडिट कांग्रेस ले रही है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तक ने इसे कांग्रेस की जीत बताया और कहा कि आखिरकार विपक्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा। आज सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। जिस संविधान की पालना पहले ही दिन हो जानी चाहिए थी, उस संविधान की पालना करते करते 23 दिन इन लोगों ने लगा दिए और आज अंततः सत्य की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उस चीज की जीत हुई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने के फैसले का समर्थन किया और कहा कि 23 दिन पहले ही ये निर्णय लेना था। देखिए, निर्णय लेने में देरी का कोई तुक नहीं था। पूरा देश जानता है कि जो 1951 का जो कानून है आरपीए का, उसके अंतर्गत जैसे ही सजा सुनाते हैं 2 साल से ज्यादा सजा होती है, उसी दिन से उसकी सदस्यता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली मेंबर हो, उस स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है धारा 8(3) के अंतर्गत। ये मालूम था यहाँ पर सभी को, उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने क्यों देरी की वो तो वो जाने। ये तो रही विपक्ष की बात, लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कंवरलाल मीणा हैं कौन और उन्हें किस मामले में ये सजा मिली है। कंवरलाल बारां के अंता से बीजेपी विधायक थे।
अभी वो दूसरी बार विधायक बने थे। मनोहर थाना से भी विधायक रह चुके थे। ये मामला साल 2005 से जुड़ा है। उप सरपंच चुनाव के बाद दोबारा मतदान की मांग हो रही थी। शिकायत मिलते ही तत्कालीन एसडीएम वहां पहुंचे। मीना ने एसडीएम की कनपटी पर पिस्तौल तानी थी। एसडीएम को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 2018 में ट्रायल कोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। 2020 में निचली अदालत ने दोषी माना। 2020 में निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई। इस सजा को रुकवाने के लिए कंवरलाल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे पर गए, लेकिन राहत नहीं मिली और आखिरकार सरेंडर करना पड़ा और विधायकी चली गई। अब एक और जहां इस मामले को कांग्रेस ने दोनों हाथों से लपका, वहीं दूसरी ओर मीना की विधायकी चले जाने से राजस्थान में फिर एक सीट खाली हो गई है। अब वहां उपचुनाव होंगे, जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबला दिखने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो राजसमंद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको जानकारी दें कि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आने के चलते अहमदाबाद से भीलवाड़ा जा रही निजी बस बेकाबू होकर पलटी। हादसा कांकरोली थाना इलाके के भावा गांव के पास हुआ है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कांकरोली थाना पुलिस को हादसे की सूचना दी और करीब 6 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल लाया गया। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया। इधर राजसमंद की तरफ से आ रही थी और वहाँ ये डिवाइडर के ऊपर चढ़ के आधी गाड़ी इधर उतर गई, आधी डिवाइडर के ऊपर थी और फिर वापस मुड़ के उस तरफ ऊंची हो के उस तरफ वापस जिधर से आ रही उधर ही मुंह करके गाड़ी गिर गई। कितनी समय घायल? 3 आदमी की डेथ हो गई, 4 सीरियस है जिनको सबको एम्बुलेंस में भेजा है। और घायल छोटे बड़े हो रहे हैं? हाँ, घायल छोटे बड़े थे जिनके यहाँ पे भी ट्रीटमेंट किया। हमारे यहाँ से उप स्वास्थ्य केंद्र के टीम आई और बाकी जो भीलवाड़ा के कुछ लोग कंप्लीट थे उनको दूसरी बसों में बिठा के भिजवाया है। तो ड्राइवर को नींद लगने के कारण? हाँ, ड्राइवर को नींद आ गई, उसी कारण से हुआ है और ड्राइवर ठीक था, वो बच गया। हम अहमदाबाद से आ रहे हैं। गाड़ी कहाँ जा रही थी? गाड़ी भीलवाड़ा जा रही है। फिर अचानक कोई गाड़ी आई सामने? अचानक गाड़ी नहीं आई, माल भरा हुआ था, ओवरलोड भरी हुई थी, डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और पट्टी खा गई, 2 साल खा गई। तो इसमें कोई गंभीर घायल भी है? इसमें 3 जने की मौत हो गई है और 1 जन सीरियस है, आगे कुछ नहीं हुआ है। तो ड्राइवर को नींद लगने से हुआ कि क्या हो गया? ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया, ड्राइवर का उसने एकदम हैंडल को मुड़ाया, गाड़ी पलटी खा गई। और अगली बड़ी खबर झुंझुनू से है। डाबड़ी मोड़ पर हादसा हुआ है। ओवरटेक करते समय अनियंत्रित हुई है गाड़ी। हवा में लहराती हुई छप्पर से ये गाड़ी जा टकराई और इस हादसे में कार चालक को हल्की चोट आई है और ये घटना कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें उस वक्त की देखिए, तेज रफ्तार में आती हुई सफेद रंग की गाड़ी और जोरदार तरीके से पहले टक्कर यहाँ पर होती है, उसके बाद ये देखिए पलटी खाती हुई ये गाड़ी सफेद रंग की। पहले छप्पर से टक्कर होती है इस गाड़ी की और जोरदार तरीके से उछाल इस गाड़ी में और पलट जाती है गाड़ी। हालांकि इस हादसे में कार चालक को हल्की चोट आई है। और झुंझुनू के बाद रुख करेंगे जैसलमेर का। ट्रक और कैंपर गाड़ी में हुई है जोरदार टक्कर। 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 वन्यजीव प्रेमी हैं, एक वन विभाग का कर्मचारी जिसकी मौत हो गई है। हिरण शिकार की सूचना पर जाते समय यह हादसा हुआ है और ये हादसा हुआ है लाठी के गैस एजेंसी के पास। तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि आशिकी जो ना करवाए अपने आशिक की जान ले जाए। सवाई माधोपुर से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक सिरफिरे आशिक ने रिश्ता क्या टूटा, प्रेमिका की जिंदगी ही खत्म कर दी। एक फिल्मी डायलॉग है कि अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक आशिक ने ये फिल्मी डायलॉग ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया और वो कर डाला जिसने सारे जिले को झकझोर कर रख दिया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित कोली मोहल्ला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े एक युवक ने घर में घुसकर एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, युवती की हत्या करने के बाद आरोपी कोतवाली थाने पहुंच गया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। प्रथम दृष्टा तो ये गला रेत कर हत्या प्रतीत हो रही है और इसके बाद हमने एक आरोपी को भी डिटेन किया हुआ है और अग्रिम कार्रवाई उससे पूछताछ और अनुसंधान में की जाएगी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत हो रहा है।
ये जानकारी में आया अब तक कि इनकी सगाई भी हो चुकी थी और सगाई टूट गई थी। इससे जो डिटेन शुदा व्यक्ति है डिप्रेशन में था लगभग 2 महीने से। दरअसल 1 साल पहले शहनाज और इकबाल की सगाई हुई थी, लेकिन करीब 2 महीने पहले शहनाज के परिजनों ने इकबाल से रिश्ता तोड़ दिया, जिसके चलते इकबाल डिप्रेशन में था और इसी डिप्रेशन के चलते इकबाल ने ये कांड कर दिया। वहीं इकबाल के इस कृत्य से हर कोई स्तब्ध है। मृतक शहनाज के परिजनों की माने तो उनके घर पर उस वक्त कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर इकबाल घर में घुस आया और शहनाज की गला रेतकर हत्या कर दी। ना पीछे से कोई भी नहीं है तो वो नाम से उसका गला काट के चला गया और चाकू बता के गया मेरे को कि ये चाकू है और मैं तेरी बहन को मारी आया, मुझे जाके संभाल लेना कि जा रहा हूँ मैं। क्या ये कह के गया और क्या पता सोना वोना भी लेके गया कि क्या पता घर से घर खुला पड़ा हुआ था पूरा। सगाई हुई थी, सगाई तोड़वा दी उसकी। क्या लड़की की गलत हरकतें थी, इस मारे सगाई। किसके साथ सगाई हुई थी? इकबाल के साथ। उसके साथ सगाई कब हुई थी? भाई शायद साल भर का भी हो गया है। फिलहाल आरोपी इकबाल को कोतवाली थाना पुलिस ने डिटेन कर लिया है और पूछताछ करने में जुट गई है। वहीं हत्या की इस वारदात ने एक बार फिर दिखाया कि आशिकी और हैवानियत में क्या अंतर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और अगली खबर है झुंझुनू से। बड़वासी में 13 मई की रात को विवाहिता की मौत को साजिश के तहत हादसा यहां पर बताया गया। आपको जानकारी दें कि जांच में विवाहिता की मौत हादसे में नहीं बल्कि सुपारी देकर मर्डर करवाया गया। पति पर सुपारी किलर से विवाहिता की हत्या का आरोप है। दरअसल पति ने बीमा क्लेम हासिल करने के लिए पत्नी की हत्या करवाकर हादसे की शक्ल दी। नवलगढ़ पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर पति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कथित हादसे वाले इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। संदिग्धों की मोबाइल कॉल डिटेल से हत्या की साजिश का खुलासा किया है। की पत्नी भी इसकी जैसा ये बताया था कि वो भी बीमार होकर खत्म हो गई थी, ये दूसरी पत्नी लाया था और इसके लाने के बाद में लगातार कभी जादू टोने और कि इसका शरीर ठीक नहीं रहता, इस तरह के बहाने करके और इसको कहीं दिखाने भी जाता था और इसके दिमाग में काफी समय से इसको हत्या करने का योजना थी और उसने और 1-2 जगह भी उसने बात करी। हमारे अनुसंधान और हमारे जो सूत्र सूचना और आसूचना संकलित हमने की और जो हमें रिकॉर्ड मिला ये लॉन वगैरह का सब, उस आधार पर हमें पता लग गया कि इसने इस एक्सीडेंट में ही कितने का इंश्योर था इसका? 10 लाख का इसने गोल्ड लोन लिया था और खुद का उसकी पत्नी का भी 10 लाख का था। नवलगढ़ थाना इलाके के बड़वासी गांव में 13 मई की रात को एक दुर्घटना में अब नया खुलासा हुआ है। खुलासा इस प्रकार हुआ है कि जो 13 मई की रात को दुर्घटना हुई थी वो दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या करवाई गई थी। कृष्णा के जो पति हैं सही राम, जो बड़वासी गांव के रहने वाले हैं, उसने इसी घटना स्थल पर आप देख सकते हैं, इसी घटना स्थल पर अपने ही साथियों के द्वारा एक एक्सीडेंटल रूप दिया गया कि वो पति और पत्नी बाइक पे जा रहे थे और पीछे से उसी के साथी कार में आए और कार में आने के बाद बाइक को टक्कर मारी गई और जब मौके पर नीचे गिरे पति और पत्नी तो पीछे से आ रहे उनके साथी ही उसकी पत्नी के सर पर पत्थर से वार करते हैं और पत्थर से वार करने के बाद उसकी मौत है वो मौके पे हो जाती है। जो पति है वो इतना चालाक था कि उसने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मौके पर एम्बुलेंस आई और पति पत्नी को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में पत्नी को मृत घोषित कर दिया और पति का इलाज जारी रहा। अब 10 दिन गुजरने के बाद इस पूरे मामले में नया खुलासा किया है पुलिस ने और खुलासा इस प्रकार किया है कि जो मौत पत्नी की हुई थी वो दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि कृष्णा का पति सही राम ने अपनी ही पत्नी के नाम से 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था और साथ में ही 10 लाख रुपए का बीमा है वो भी करवा रखा था। तो उसके जो हत्या के पीछे की वजह सामने आई है वो जो 10 लाख रुपए का बीमा राशि है वो हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने अपने ही साथियों को सुपारी दी और अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को, पति सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार उसके पति से और जानकारी ले रही है, क्योंकि सामने ये भी आया है कि उसके पूर्व में भी एक पत्नी और थी जिसकी मौत हो गई थी। अब दूसरी पत्नी की मौत के बाद ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया है,
कि पहले वाली पत्नी की मौत के कारणों का भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो खुलासा करने की बात है वो कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें खुलासा हुआ है। अब देखना है पुलिस और किस एंगल पर काम करती है, क्योंकि उससे का जो पति है सही राम, उसके लगातार बयान है वो लिए जा रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में और क्या खुलासा होता है। इम्तियाज़ अली, NDTV राजस्थान, झुंझुनू। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में एक नीट की छात्रा द्वारा आत्महत्या के मामले में केवल इंक्वेस्ट दर्ज करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाकर FIR दर्ज न करने के लिए कोटा पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने छात्रों की आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को समन जारी किया और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वरिष्ठ एडवोकेट अख्तर खान अकेला से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड मामलों में FIR दर्ज नहीं की जा रही, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्देश दिए थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित थाना अधिकारियों को सम्मन भेजने के भी निर्देश दिए हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी कहा है। FIR क्यों दर्ज नहीं हो पाती और क्यों जो है मृग में मामले दर्ज होते हैं, मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ एडवोकेट हैं जो पहले इन्होंने भी कई बार प्रयास किए हैं कि इस तरह स्टूडेंट सुसाइड के मामलों की जांच गंभीरता के साथ होनी चाहिए, मृग दर्ज करके सिर्फ खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। सर, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है और निर्देश भी दिए हैं कि FIR दर्ज होनी चाहिए, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे हमारे कोटा में आते हैं और कोटा के प्रशासन की लापरवाही, कोचिंग की लापरवाही की वजह से जिस वजह से आत्महत्या का एक वातावरण खामा-खा का बना रखा है, उसको वो चाहकर भी रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर कदम उठाया है और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आदेश करने के बाद कोटा के अंदर FIR दर्ज नहीं हुई, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाना पड़ा। आप व्यवस्था देखिए कि वर्ष 2016 से खुद आत्महत्याओं के मामले को लेके, बच्चों को तनाव के मामले को लेके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 100 मोटो यानी स्व प्रेरित संज्ञान लिया है, जिसके अंदर उन्होंने 100 से ज्यादा सुनवाई करके 70 से ज्यादा आदेश पारित किए। 70 से ज्यादा आदेश पारित के अंदर 15 बार उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी की और 3 मुख्यमंत्री बदल गए, ये चौथे मुख्यमंत्री जी हैं। इसमें दबाव बनने की वजह से केंद्र ने गाइडलाइन बनाई 2023 के अंदर, उस गाइडलाइन को दबाव के अंदर खत्म कर दिया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया ने बनाई गाइडलाइन, वो खत्म हो गई। अशोक जी गहलोत ने बनाई, वो गाइडलाइन खत्म हो गई। माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान के, इन्होंने एक गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन को लागू करने का जब नंबर आया तो उसको उन्होंने समिति के अंदर भेज के और उसको भी रुकवा दिया। आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जो कलेक्टर गाइडलाइन बना रहे हैं उसी के बिहाफ पे काम हो रहा है। अखबारों के अंदर अच्छी अच्छी बातें छपती हैं, कलेक्टर और SP क्योंकि कोचिंग के स्टूडेंट होते हैं, वो IPS IAS बन के आ जाते हैं, तो वहाँ पे जाके खाना खाने के लिए चले जाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए चले जाते हैं। यकीनन एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जब तक जड़ से इसको खत्म करने के लिए इस नासूर को वजह क्या है उस वजह तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी। तो 12वीं का परिणाम गोविंदगढ़ क्षेत्र के लिए खुशियों भरा रहा, जिसमें गोविंदगढ़ क्षेत्र के किसान की बेटी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। गोविंदगढ़ मेवात क्षेत्र की बेटी भावना चौधरी ने 12वीं बोर्ड में 99.40% अंक हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया। भावना ने बातचीत में कहा कि लक्ष्य IAS बनना है। पिता लोकेंद्र सिंह किसान हैं और मां वीणा देवी गृहिणी हैं। मेरे विद्यालय को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी मैं अपना श्रेय। एक तो स्कूल का जो मैटर है उसे अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सभी को सोशल मीडिया का यूज कम करें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। नियमित पढ़ाई 6 घंटे की क्लास तैयारी करती थी और विद्यालय जाना, विद्यालय से आके अपने 6 घंटा स्टडी करना और इसका 10वीं में 5.5% अंक प्राप्त किए थे, जिसमें ये थोड़ा चूक गई थी। इसके बाद इसने 12th में 99.40% अंक हासिल किए। क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। ये बालिका शुरुआत से ही बड़ी होनहार बालिका थी। इसने 10वीं क्लास के अंदर ही 92.50% अंक प्राप्त किए थे। सबसे बड़ी विशेषता इस बालिका। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना है।